तो तुर्की और सीरिया में जिस तरीके का भूकंप आया उसके बाद पूरी दुनिया सहमी हुई है। एशिया की हम लगातार यहां पर जिक्र कर रहे हैं। एशिया के कई देशों में दरअसल भूकंप का खतरा है। ये बार बार जो है कहा गया है। सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाकों में से एक है। अफगानिस्तान से जो तबाही की शुरुआत है वो यहां पर हो सकती है। अफगानिस्तान भी उन देशों में से एक हो सकता है और इसके अलावा भारत और पाकिस्तान में भी इस तबाही का असर देखने को मिल सकता है। यानी भारत और पाकिस्तान भी बेहद संवेदनशील है। हिंद महासागर में भूकंप जो है वो खत्म होगा, हिंद महासागर तक उसका असर जाएगा, वहां जाकर यह खत्म होगा और भूकंप वाले इलाके जो हैं वो सिस्मिक गतिविधियां यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि पूरी की पूरी जो धरती है वो हिलेगी, सुनामी यहां पर आ सकती है। वातावरण से इससे कई संकेत जो हैं वो मिल सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है कि कोई भूकंप को या सुनामी को पहले बता सके और उसी के अंदाजे पर इस तबाही का जो घोषणा है, इस तबाही के बारे में जो है बताया जा सकता है। उसका कैलकुलेशन जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट बता रहे थे, भूकंप का अनुमान जो है वो अस्थायी है। कोई एक्यूरेट इसके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। कब आएगा, कितनी रिक्टर स्केल का आएगा, कितनी तबाही होगी, ये सिर्फ जो है किसी भी तरीके से पहले इसके बारे में जो है वो नहीं बताया जा सकता है। और भूकंप का कोई सटीक अंदाजा लगाया जा सके ये अभी तक मुमकिन नहीं है। और तस्वीरें जो हम आपको हैं ये भी वो लगातार यहां पर दिखा रहे हैं। तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, हमारे सहयोगी भी लगातार यहां पर बने हुए हैं। अमित, ओवर टू यू। चलिए, तस्वीरें आपको सुनने दिखा रहे हैं। वीके दत्ता जनरल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम यहां पर आपको भूकंप की एबीसीडी समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप एनडीआरएफ से जुड़े हुए हैं और एक एनडीआरएफ एक ऐसा संगठन है, एक ऐसी संस्था है जो मौके पर पहुंचती है, डिजास्टर मैनेजमेंट करती है। जिस तरह का हालते हाजरा भारतीय जो बिल्डिंग, जो इमारतें हैं सर, अगर उसकी बात करें तो आपके हिसाब से हम कितने मुकम्मल तरीके से तैयार हैं इस चीज़ को करने के लिए? क्योंकि भूकंप कभी भी कहीं भी आ सकता है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं सर। देखिए, ऐसा है कि एनडीआरएफ एक रिस्पांस फोर्स है। हमारे पास आज के दिन में 14 बटालियंस हैं जी, जो अलग अलग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के द्वारा उनका कंट्रीब्यूशन है जी। एक बटालियन के अंदर 18 टीमें होती हैं। 18 टीमें, तकरीबन 47 आदमी होते हैं एक टीम के अंदर। तो अगर आप उसको मल्टीप्लाई करें तो हिंदुस्तान के अंदर आज के दिन दुनिया की सबसे बड़ी रिस्पांस फोर्स है। किसी और मुल्क में दुनिया में 14 बटालियन नहीं है जो सिर्फ डेडिकेटेड टू डिजास्टर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये तो पहली बात। अभी इसकी शुरुआत कैसे हुई? 2005 में डीएम एक्ट बना हिंदुस्तान में, जिसके अंदर हर एक चीज़ को फॉर्मलाइज किया गया। उस डीएम एक्ट के तहत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी, जिसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जो भी हो वो उसके चेयरमैन होते हैं। उसके बाद उसमें मेंबर्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं और एडवाइजर्स होते हैं। वो है एक गाइडिंग अथॉरिटी जो पॉलिसीज प्लान्स ले डाउन करती है कि कैसे हमारा मैकेनिज्म होगा, हमारा कौन सी गाइडलाइंस हैं अर्थक्वेक के बारे में, केमिकल के बारे में, न्यूक्लियर के बारे में, हर एक चीज़ की गाइडलाइन बनती है। और उसी गाइडलाइन के तहत आगे चल के हर एक स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ काम करती हैं जी। तो जहाँ तक एनडीआरएफ का सवाल है, एनडीआरएफ एनडीएमए के सुपरिटेंडेंट्स के नीचे रेज की गई और एनडीएमए जो एमएचए के साथ, एनईसी के साथ काम करते हैं, वो फिर डिसाइड करते हैं कि एनडीआरएफ को कहाँ पर हमने रिस्पॉन्स के लिए भेजना है। इसके अलावा हमारे जो आर्म्ड फोर्सेज हैं जो हेडक्वार्टर आईडीएस के नीचे आते हैं, उसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो जो भी HADR ऑपरेशन प्लान होते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल मदद भेजनी है, जैसे तुर्की में हुआ, तो उसमें हेडक्वार्टर आईडीएस भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसमें क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमारा जो रिस्पांस मैकेनिज्म है आज के दुनिया का सबसे बड़ा रिस्पांस है। अभी आ गया जहाँ तक बिल्डिंग्स का सवाल है और हमारे जो सेस्मिक जोन्स हैं, जैसे पहले बताया हमारे को पैनलिस्ट ने, आपके जोन 3, 4 एंड 5। सर, आपको रोक रहे हैं, इस वक्त प्रधानमंत्री का संबोधन हो रहा है और क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुनते हैं।